पाठ 14 गुड गुड बच्चन। बहुत से कवि और लेखक अपने नाम के आगे उपनाम लगाते हैं। ऐसा शायद वे अपनी विशेष पहचान के लिए करते हैं। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय अपने नाम के आगे बच्चन लिखा करते थे। उनके हस्ताक्षर के अंत में लिखा बच्चन शब्द अंग्रेजी के गुड जैसा लगता था। इस पाठ के लेखक सोचा करते थे कि यह कैसा कवि है जो अपनी कविता को स्वयं गुड देता है। जब इस गुड का अर्थ समझ में आया तो लेखक ने क्या अनुभव किया, आइए इस पाठ को सुनकर जानते हैं। कभी हमारे लिए बच्चन का अर्थ GOOD गुड होता था। जब पहली बार मैंने 1943 या 1944 में सरस्वती के पुराने अंक पलटते हुए बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा पढ़ी तो मेरा ध्यान कविता की ओर कम गया। कविता के शीर्ष पर प्रकाशित कवि के चित्र और उसके हस्ताक्षर पर ज्यादा एकाग्र हुआ। मैं उस समय 7वीं या 8वीं में रहा होऊंगा। कविता के ऊपर कवि का जो चित्र छपा था उसकी एक एक बात मुझे इतने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी बिल्कुल साफ साफ याद है। कवि की केश राशि का घटाटोप, उसके घुंघराले घोंसले से बड़े बड़े खींच कर काढ़े गए बाल उसके चौड़े से माथे को और भी चौड़ा बना रहे थे। बाल उसके जरूरत से कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए थे और छतनार लग रहे थे। चेहरे पर चश्मा भी था। नैन नक्श बड़े साफ और सुपरिभाषित थे। मुख मुद्रा बड़ी कोमल कोमल सी थी, बेहद भावप्रवण। चेहरे पर शायद एक मस्सा भी था, पर इस तस्वीर से भी ज्यादा ध्यानाकर्षक थे कवि के हस्ताक्षर जो गुड जैसे लगते थे। मुझे लगा ही नहीं कि यह कवि का नाम होगा और ये कवि के हस्ताक्षर होंगे। कवियों के नाम जो अभी तक पढ़ने सुनने में आए थे वे रसा, पूर्ण, शंकर, एक भारतीय आत्मा, हरिऔध, नवीन, प्रसाद, निराला जैसे थे। बच्चन भी किसी कवि का नाम होगा यह कल्पनातीत था। अपने अनाकर्षक, अकाव्यात्मक, बचपन के भदेस नामों को आकर्षक, काव्यात्मक, नफीस छवि प्रदान करने के लिए नाथूराम शंकर बन जाते थे। देवी प्रसाद पूर्ण, सूर्यकांत निराला, माखनलाल एक भारतीय आत्मा, तो गुसाई दत्त सुमित्रानंदन। हरिवंश राय जैसे अच्छे खासे कर्णप्रिय बढ़िया नाम को पीछे ढकेलकर कोई बच्चन बनना पसंद करेगा, यह बाल बुद्धि की समझ में नहीं आया था। बच्चन, मुन्नन, मन्नन, अच्छन भी कहीं कवियों के नाम होते हैं। बच्चन जी के कवि नाम से, उनके बढ़े हुए बालों से, उनकी लिखावट से समाज से अपने को अलग करने की लालसा प्रकट हो रही थी। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में ही कहीं स्वीकार किया है कि उनके हस्ताक्षर की पद्धति में ही उनके काव्य का चरित्र, कवि स्वभाव की व्यंजना, कवि व्यक्तित्व की विशिष्टता छिपी है। उनके नाम की और उनके हस्ताक्षर की व्याख्या तो बाद में समझ में आई। उस समय तो यही लगा कि कवि ने अपने पर रीझकर अपनी कविता को स्वयं ही गुड कहा है। बच्चन जी के हस्ताक्षर हम लोगों को उस समय गुड जैसे ही लगते थे। हमें लगा था कि हस्ताक्षर के अंत में जो खड़ी पाई नीचे की ओर आती है वह अपने हस्ताक्षरों को कलात्मक बनाने की, उसे रेखांकित करने की ही चेष्टा है। लोग अपने हस्ताक्षरों के नीचे लकीर खींचते हैं, यह कवि अपने हस्ताक्षरों के आगे लकीर खींचता है। मैं और मेरे बहुत से समवयस्क कवि मित्र उन दिनों आत्ममुग्धता में अपनी बचकानी कविताओं के नीचे बच्चन के हस्ताक्षरों की शैली में गुड लिख दिया करते थे। कभी कभी गुड के पहले वी भी लगा देते थे, वेरी गुड भी, यह मानकर कि बच्चन जी अपनी शालीनता में, अपनी विनम्रता में अपनी कविता को केवल गुड कहना यथेष्ट मानते हैं। उसे वेरी गुड कहना उन्हें अतिरंजना लगती होगी। निज कवित्त के ही लागी न नीका में तुलसीदास जैसे महाकवि ने अपनी कविता को केवल नीका कहा है, अति नीका नहीं। यह सोचकर अब बड़ी हंसी आती है कि मैं कृष्ण कांति जीतू मिलकर करने लगे विचार,
पके पके ये आम लगे हैं, कैसे पावें यार, जैसी 2 कौड़ी की तुकबंदी के आगे गुड लिख दिया करता था। आज 45 वर्षों के अपने महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन अध्यापकीय अनुभव के बाद मुझे बच्चन जी के काव्य को कोई रिमार्क देना हो तो वह वेरी गुड होगा। गुड या वेरी गुड कविता वही होती है जो जीवन के आवर्त को व्यक्त करने में समर्थ हो। बुंदेलखंड में एक सांप होता है, 2 मुहा, कचलैंड या चकलैंड, अंग्रेजी का एरिक्स, जो अपने मुंह से अपनी पूंछ दबाए रहता है। बच्चन जी ने ललितपुर में बिताए दिनों में यह सांप देखा होगा। एक लता भी होती है, इश्क पेंचा, गोल गोल घूमकर बढ़ने वाली, बारीक लाल लाल फूलों वाली, दूर से चित्त को मोहने वाली। बच्चन जी का मन बचपन से ही सर्प कुंडल को समर्पित हो चुका था। उनके हस्ताक्षरों में इसी का संकेत है। उस चित्र के बालों में यही सर्प कुंडल है। उनकी मधुशाला में प्रत्येक पंक्ति सर्प की काया के समान सुसंबद्ध है, आदि से अंत तक समग्र, सर्प के समान गतिमय, पिछला शब्द अगले शब्द को गतिशील बनाता हुआ, सर्प की त्वचा की तरह चमकता हुआ, स्निग्ध, आकर्षक। यह सब तो बाद में समझ आया। सच तो यह है कि उस समय 1943 या 44 में बैकुंठपुर के अपने दिनों में मैं और मेरे मित्र बच्चन जी के केश कलाप पर और उनके सर्पाकार हस्ताक्षरों पर ही रीझे रहे। लेखक कांति कुमार जैन। दिए गए संधि विच्छेदों में जो सही है उन पर सही का निशान लगाइए। दिए गए उपसर्गों का उचित प्रयोग कर नए शब्द बनाइए।